हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा और मैं एक बार आपके सामने फिर मुखातिब हूँ टीआई प्लाज्मिड पर डिस्कस करने के लिए। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो बायोलॉजी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम एंड जीन ट्रांसफ़र इनटू प्लांट्स, ये टॉपिक हमारा चल रहा था। तो हमने इस टॉपिक की शुरुआत में ये देखा कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एक्सरे डिफ्रैक्शन और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तथा स्पेक्ट्रोमीट्री आदि के विकास से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी तथा जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में टिश्यू कल्चर और वेक्टर्स से संबंधित तकनीकों का विकास हुआ और सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन शाखाओं का जो अधिकांश शोध कार्य था वो ई कोलाई बैक्टीरिया तथा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। दो बैक्टीरिया ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का सर्वाधिक प्रयोग किया गया इन क्षेत्रों में जब रिसर्च वर्क हुआ। तो एग्रोबैक्टीरियम की हम स्ट्रक्चर देख रहे थे कि वायरस तथा ऑब्लिगेट फंजाई की तुलना में कोई भी जीवाणु अविकल्पी परजीवी नहीं होता है, ठीक है ना। रोगकारी जीवाणुओं में एग्रोबैक्टीरियम सबसे ज़्यादा फेमस है। यह मृदा में पाए जाने वाला एक बैसिलस टाइप का एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। मृदा में पाए जाने वाला सॉइल बैक्टीरिया है, ठीक, और एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा उत्पन्न जो पादप रोग हैं वो किस प्रकार के देखने को मिलेंगे कि एग्रोबैक्टीरियम की दो जातियाँ डाइकोट प्लांट्स में रोग उत्पन्न करती हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमीफेसियंस है ये डाइकोट प्लांट्स में क्राउन गॉल डिजीज उत्पन्न करता है, यानी कहने का मतलब एक गांठ उत्पन्न करता है। क्राउन गॉल डिजीज का मतलब किरीट पिटिका रोग उत्पन्न करता है। और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स डाइकोट प्लांट्स में हेयरी रूट यानी रोमिल मूल अपस्थानिक जड़ टाइप की जड़ें बना देता है, ठीक। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि जो क्राउन गॉल डिजीज़ है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के द्वारा होने वाली, ये एक साथ कई परपोषियों पर हो सकती है। भारत में यह सेब है, आड़ू है, पीच, खुबानी, एप्रीकोट, बादाम, अंगूर, गुलाब, नाशपाती, चेरी, ठीक, इसके अलावा बेर आदि काष्ठीय पादपों पर बहुतायत से देखने को हमको ये मिलता है कि क्राउन गॉल डिजीज हो जाती है इनमें, जो टीआई प्लाज्मिड के द्वारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के द्वारा होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इसके अंदर पाया जाता है, जिसे हम नाम देते हैं टीआई प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड तथा बैक्टीरिया के मुख्य जीनोम के कुछ जीनों की सक्रियता से परपोषी के अंदर क्राउन गॉल उत्पन्न होती है। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में पाए जाने वाला प्लाज्मिड रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, मूल प्रेरक प्लाज्मिड होता है। इस प्लाज्मिड के जीनों की सक्रियता के कारण संक्रमित परपोषी पादप में हजारों की संख्या में अपस्थानिक मूल बनती है, जिसे हम हेयरी रूट या रोमिल मूल कहते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के द्वारा उत्पन्न क्राउन गॉल डिजीज को स्मिथ तथा टाउनसेंड वैज्ञानिकों के द्वारा इनको डिस्कवर किया गया, लेकिन चिल्टन व अन्य वैज्ञानिकों ने जीवाणुओं में टीआई प्लाज्मिड की उपस्थिति तथा रोग उत्पन्न करने में इसकी भूमिका को स्पष्ट करने के बाद यूजीन नेस्टर नामक जो वैज्ञानिक था, इसने जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका व्यापक प्रयोग किया। फिर अगला पॉइंट आता है कि इसी कारण जीव वैज्ञानिक जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस को नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर कहा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के द्वारा परपोषी पादप में क्राउन गॉल का निर्माण। एग्रोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन डाइकोट प्लांट्स में मृदा के समीप वाले भाग से घावों के द्वारा होता है, क्योंकि ये सॉइल में पाए जाने वाला एक एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो मृदा के जो समीप वाले भाग हैं वहाँ पर पाए जाने वाले घावों के द्वारा ये अपना इन्फेक्शन पैदा करेगा। और परपोषी पादप की मूल तथा स्तंभ के मध्य में स्थित जो संक्रमित क्षेत्र जो इसके द्वारा बनता है उसे हम किरीट या क्राउन भाग कहते हैं। संक्रमण के पश्चात बैक्टीरिया से केवल टीआई प्लाज्मिड ही परपोषी के अंदर प्रवेश करता है और एग्रोबैक्टीरियम में केवल डाइकोट प्लांट्स में संक्रमण उत्पन्न करते हैं, जबकि मोनोकोट प्लांट्स के प्रति एग्रोबैक्टीरियम रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध दर्शाते हैं। परपोषी कोशिकाओं में डीएनए तथा टीआई प्लाज्मिड के समाकलित होने से
परपोषी कोशिकाओं में के डीएनए तथा टीआई प्लाज्मिड के डीएनए के समाकलित होने से प्रचुरोद भवन प्रोलिफरेशन के पश्चात ट्यूमर बनता है। इसके बाद इनमें संक्रमण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। इसी कारण टीआई प्लाज्मिड को सर्वाधिक जीन ट्रांसफ़र के लिए काम में लिया जाता है। यानी एक बार टीआई प्लाज्मिड का यदि इन्फेक्शन करवा दिया जाए तो फिर उसके बाद बार बार हमको इन्फेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। टीआई प्लाज्मिड प्रोलिफरेशन के द्वारा पूरे प्लांटलेट में ही क्या कर देगा, संक्रमण उत्पन्न कर देगा। अगला टॉपिक आता है हमारी टीआई प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर या टीआई प्लाज्मिड की संरचना। एग्रोबैक्टीरियम में पाए जाने वाले ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रिंसिपल टीआईपी के कारण इसे टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रिंसिपल के कारण एग्रोबैक्टीरियम में पाए जाने वाले ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रिंसिपल टीआईपी के कारण इसे टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया, टीआई प्लाज्मिड भी कहते हैं। टीआई प्लाज्मिड भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि टीआई प्लाज्मिड जो होता है ये 200 बेस पेयर लंबा होता है। कितना होगा, 200 किलोग्राम बेस पेयर लंबा होता है टीआई प्लाज्मिड। अगला पॉइंट आता है हमारा कि टीआई प्लाज्मिड 200 किलोग्राम बेस पेयर लंबा होता है। 200 किलोग्राम बेस पेयर लंबा होता है। अब आगे टीआई प्लाज्मिड के दो मुख्य भाग होते हैं, टीडीएनए और वीआईआर रीजन, ठीक है ना। टीआई प्लाज्मिड के दो मुख्य भाग होते हैं। टीआई प्लाज्मिड के दो मुख्य भाग होते हैं। टीआई प्लाज्मिड के दो मुख्य भाग होते हैं। यानी कहने का मतलब टीआई प्लाज्मिड के अंदर दो मुख्य मेन रीजन्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टीडीएनए और वीआईआर रीजन, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं। ये दो मुख्य भाग कौन कौन से होंगे, एक तो होगा हमारा पहला टीडीएनए, और दूसरा होता है वीआईआर रीजन। अब हम बात करते हैं पहला टीडीएनए, ठीक है ना। टीडीएनए जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर्ड डीएनए। टीडीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसफर डीएनए। टीडीएनए इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर्ड डीएनए। टीडीएनए ट्रांसफर डीएनए टीआई प्लाज्मिड से अलग होकर परपोषी के डीएनए से जुड़कर एक स्थायी रूपांतरित डीएनए बनाता है। टीडीएनए ये क्या करेगा, टीडीएनए टीआई प्लाज्मिड से अलग होकर टीआई प्लाज्मिड से अलग होकर परपोषी के डीएनए से जुड़कर एक स्थायी रूपांतरित डीएनए बनाता है। एक स्थायी रूपांतरित डीएनए का निर्माण करता है। टीआई प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है। टीआई प्लाज्मिड कैसा होता है, टीआई प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल अतिरिक्त गुणसूत्री है। टीआई प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और डबल स्टैंडर्ड व सर्कुलर होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर होता है। ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है। टीआई प्लाज्मिड उन एंजाइम्स को कोडित करता है जो ओपाइंस नामक विशिष्ट पदार्थों के संश्लेषण तथा कैटाबॉलिज्म के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है ना, टीआई
प्लाज्मिड उन एंजाइम्स को कोडित करता है, उन टीआई प्लाज्मिड उन एंजाइम्स को कोडित करता है जो ओपाइंस नामक विशिष्ट पदार्थों के संश्लेषण तथा कैटाबॉलिज्म सिंथेसिस ओपाइंस के सिंथेसिस व कैटाबॉलिज्म के लिए उत्तरदायी होता है। अब हम बात करते हैं कि टीआई प्लाज्मिड का वीआईआर रीजन ऐसे एंजाइम से निर्मित होता है जो टीडीएनए के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना। वीआईआर रीजन जो होता है वो टीडीएनए के वीआईआर रीजन टीडीएनए के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है, स्थानांतरण के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो ये हमारे टीडीएनए और वीआईआर रीजन्स की बात आई। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी। तो टीआई प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर हमारे सामने किस प्रकार की आती है टीआई प्लाज्मिड की। टीआई प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर किस प्रकार से आएगी, तो टीआई प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर देखते हैं हमारे सामने किस प्रकार से आती है। ठीक, अब इसके अलावा इसमें ये टीडीएनए और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओआरआई ये दो साइट होंगी, ठीक है ना। टीडीएनए एक रीजन होगा यहाँ पर हमारे पास में ओआरआई, जिसकी शॉर्ट फॉर्म तो ओआरआई होती है, फुल फॉर्म होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओआरआई साइट होगी। इसके अलावा एक यहाँ पर हमारे पास में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर वीआईआर रीजन देखने को मिलेगा। एक हमारे पास में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर वीआईआर रीजन देखने को मिलेगा, ठीक। तो इसको भी हम वीआईआर रीजन को भी इस प्रकार बना देते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, ये हमारे सामने क्या आई, स्ट्रक्चर ऑफ टीआई प्लाज्मिड, ठीक है ना। ये हमारे सामने स्ट्रक्चर ऑफ टीआई प्लाज्मिड पूरी आ गई, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास में स्ट्रक्चर के बाद टीआई प्लाज्मिड या एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा जीन ट्रांसफ़र, टीआई प्लाज्मिड या एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा जीन ट्रांसफ़र, टीआई प्लाज्मिड या एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा जीन ट्रांसफ़र, ये हमारा अगला टॉपिक आता है कि टीआई प्लाज्मिड के द्वारा जीन ट्रांसफ़र के टीआई प्लाज्मिड किस प्रकार से जीन ट्रांसफ़र के लिए हमारे पास में रेस्पॉन्सिबल होगा, उत्तरदायी होगा। तो टीआई प्लाज्मिड या एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा जीन ट्रांसफ़र, एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड के माध्यम से डाइकोट्स प्लांट्स में जीन स्थानांतरण की क्रिया करता है, ठीक। और इस दौरान यह डाइकोट प्लांट्स में ट्यूमर उत्पन्न करता है। इस दौरान ये डाइकोट प्लांट्स में जो एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड होगा, ये एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड क्या करेगा, ट्यूमर उत्पन्न करेगा। एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर उत्पन्न करता है। फिर ट्यूमर उत्पन्न करने वाले जीनों की स्थानांतरण की क्षमता को वैज्ञानिकों ने पहचान कर इसका आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। वैज्ञानिकों ने उसकी इस क्वालिटी को पहचाना कि किस प्रकार से टीआई एग्रोबैक्टीरियम के अंदर पाए जाने वाले जो टीआई प्लाज्मिड हैं वो ट्यूमर उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, और इस प्रकार जो ट्यूमर उत्पन्न करने की क्षमता है इसको पहचानने के बाद जेनेटिक इंजीनियर्स ने इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में सफलतापूर्वक उपयोग किया।
टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए को के बेस सीक्वेंस, टीआई प्लाज्मिड के जो टीडीएनए के बेस सीक्वेंस होते हैं, 4 अनुक्रम, इनके मध्य फॉरेन जीन का निवेशन करवाया जा सकता है। इनके मध्य में क्या करवा सकते हैं हम, फॉरेन जीन का इंसर्शन करवा सकते हैं तथा फॉरेन जीन के निवेशन के पश्चात बने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को, फॉरेन जीन के बाद बने हुए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फॉरेन जीन के अंदर जब हमने फॉरेन जीन को इंसर्ट करवा दिया इसमें टीआई प्लाज्मिड की बेस सीक्वेंस में, टीडीएनए की बेस सीक्वेंस में, तो टीडीएनए की बेस सीक्वेंस के मध्य में फॉरेन जीन का जब इंसर्शन करवाया तो फॉरेन जीन के निवेशन के पश्चात बने हुए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को पुनः एग्रोबैक्टीरियम में स्थापित किया जा सकता है। पुनः हमने इसको क्या कर दिया, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफ़र करवा दिया। अब इस जीवाणु के द्वारा पादप में संक्रमण करवाया जाता है, जिससे फॉरेन जीन परपोसी सेल के डीएनए के साथ समाकलित हो जाता है। ठीक है ना, जिस सेल में आप इन्फेक्शन करवा रहे हो उस सेल के डीएनए के साथ जो हमारा फॉरेन जीन था, जो हमने टीडीएनए के बेस सीक्वेंस के साथ अटैच करवा दिया, वो भी क्या होगा, होस्ट सेल की डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और होस्ट सेल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। इस प्रकार हमको ट्रांसजेनिक सेल का कल्चर करवाकर ट्रांसजेनिक प्लांट विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार हम ट्रांसजेनिक सेल का कल्चर करवा करके ट्रांसजेनिक प्लांट्स को विकसित किया जा सकता है। अब हमारे पास में अगला टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र, जीन स्थानांतरण की विधियाँ। मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र। जीन स्थानांतरण की विधियाँ, जीन स्थानांतरण की जीन स्थानांतरण की विधियाँ। बैक्टीरियल सेल में फॉरेन जीन का प्रवेश, विदेशी जीन का, वांछित जीन का, ठीक है ना, डिज़ायरेबल जीन का या फॉरेन जीन का, कुछ भी कह दो, विजातीय डीएनए का, विजातीय जीन का। बैक्टीरियल सेल में फॉरेन जीन का, विजातीय जीन्स का प्रवेश, बैक्टीरियल डीएनए के साथ इनका जुड़ना यानी इंटीग्रेशन होना बैक्टीरियल डीएनए के साथ में, ठीक, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होना। फिर इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एक्सप्रेशन, उसकी अभिव्यक्ति होना आदि का अध्ययन आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यानी सबसे पहले आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या देखते हैं, एक बैक्टीरियल सेल लेते हैं, बैक्टीरियल सेल के अलावा हम किसी हमारे डिज़ायरेबल ऑर्गेनिज्म से डिज़ायरेबल जीन सेगमेंट को अलग करते हैं और डिज़ायरेबल जीन्स का बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ उनका समाकलन करवाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ होस्ट सेल, इंटीग्रेशन करवाते हैं होस्ट सेल के डीएनए का प्लस हमारे फॉरेन जीन्स का, और इंटीग्रेशन करवाने के बाद जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या करते हैं, एक्सप्रेशन देखते हैं, उसकी अभिव्यक्ति देखते हैं होस्ट सेल के अंदर, और इन सब बातों का जो अध्ययन करते हैं ये टेक्नोलॉजी कहलाती है हमारी आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, डोए तथा उसके साथियों ने सर्वप्रथम एगोनिक टमाटर, हैप्लॉइड टोमेटो तथा एरिडोप्सिस थैलियाना के कैलस के संवर्धन माध्यम को, एरिडोप्सिस थैलियाना के संवर्धन माध्यम को लैम्डा भोजी वायरस के डीएनए से रूपांतरित करने में सफलता प्राप्त की। देखो, एक जापानी साइंटिस्ट था डोई, जिसने एस्टर येलो डिजीज़ इन प्लांट्स, इसको भी डिस्कवर किया और इसका एक कारण बताया माइकोप्लाज्मा को। ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा को नाम दिया उन्होंने एमएलओ। तो ये वही वैज्ञानिक है डोई तथा उसके साथियों ने एगोनिक टमाटर तथा एरिडोप्सिस थैलियाना के कैलस संवर्धन को, उसके कैलस के कल्चर को लैम्डा भोजी वायरस के डीएनए से रूपांतरित करने में सफलता प्राप्त की। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने ऐसा देखा कि हायर प्लांट्स, ठीक है ना, आगे चलकर वैज्ञानिकों ने ऐसा देखा कि हायर प्लांट्स में ऐसे संवर्धन माध्यम पर वृद्धि करते हैं। हायर प्लांट्स के लिए जो कल्चर मीडियम चाहिए, ठीक है ना,
हायर प्लांट्स इस प्रकार के संवर्धन माध्यम पर वृद्धि करेंगे जिनमें गैलेक्टोज और लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर यानी हायर प्लांट्स की ग्रोथ करवाने के लिए हमको गैलेक्टोज और लैक्टोज शुगर कल्चर मीडियम के अंदर एक मैंडेटरी कंपोनेंट्स के तौर पर डालनी होगी, ठीक है ना। विदाउट कल्चर मीडियम के अंदर यदि हम इन दोनों शुगर्स को ऐड नहीं करेंगे तो हमारा जो हायर प्लांट्स का जो कल्चर होगा वो नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार हायर प्लांट्स को कल्चर करवाने के लिए गैलेक्टोज और लैक्टोज शुगर आवश्यक होती है। तो गैलेक्टोज तथा लैक्टोज शुगर आवश्यक होती है। बाह्य जीनों का उच्च पादपों की कोशिकाओं में, ठीक है ना, फॉरेन जीन्स का हायर प्लांट्स की सेल्स के अंदर प्रवेश कराने के लिए जीन स्थानांतरण की कई विधियां काम में ली जाती हैं, ठीक है ना। भाई जीन स्थानांतरण करवाना ज़रूरी है, तभी तो हम अपनी जो मॉडिफाइड सेल्स हैं उनको प्राप्त कर सकेंगे। हमने डिज़ायरेबल जीन सेगमेंट अलग कर लिए, हमने एक बैक्टीरियल होस्ट बैक्टीरियल सेल भी अलग कर ली कि देख लिया कि इसके के अंदर हमको इंसर्ट करवाना है, लेकिन इंसर्ट करवाने के लिए भी हमको कुछ ऐसे मेथड्स काम में लेने पड़ेंगे जिनके द्वारा हम जीन ट्रांसफ़र कर सकें। अब जीन ट्रांसफ़र करवाने के लिए ये हमारा एक टॉपिक आता है जीन ट्रांसफ़र, जीन स्थानांतरण। जीन ट्रांसफ़र करवाने के लिए बाह्य जीनों का पादप की कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए मुख्य रूप से दो विधियां काम में ली जाती हैं। एक पहली आती है हमारी एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर की मध्यस्थता से डीएनए ट्रांसफ़र, या इसको हम एक नाम और दे सकते हैं वेक्टर्स की मध्यस्थता से, वेक्टर्स की मध्यस्थता से डीएनए ट्रांसफ़र, वेक्टर्स की मध्यस्थता से डीएनए ट्रांसफ़र, वेक्टर्स की मध्यस्थता से डीएनए ट्रांसफ़र। और दूसरा जो हमारा मेथड आता है जीन स्थानांतरण का, वो आता है डीएनए का प्रत्यक्ष स्थानांतरण। दूसरा, हम किसी भी मीडिएटर को काम में ना लेकर के डीएनए का क्या करवा सकते हैं, डीएनए का प्रत्यक्ष स्थानांतरण, डायरेक्ट ट्रांसफ़र, डीएनए का प्रत्यक्ष स्थानांतरण, ठीक है ना, डीएनए का प्रत्यक्ष स्थानांतरण। अब हम बात करते हैं आगे कि एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर बैक्टीरियल सेल में बाह्य जीनों का फॉरेन जीन्स का प्रवेश वेक्टर्स के माध्यम से करवाया जाता है। तो दूसरे वाले को हम मिटा देते हैं और पहला टॉपिक हम देखते हैं हमारा एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा जीन स्थानांतरण, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, आनुवांशिक रूपांतरण एग्रोबैक्टीरियम की मध्यस्थता से या वेक्टर्स की मध्यस्थता से डीएनए ट्रांसफ़र, डीएनए का ट्रांसफ़र। तो इसमें देखते हैं हम कि बैक्टीरियल सेल में बाह्य जीनों का जो प्रवेश होता है वो वेक्टर्स के माध्यम से कराया जाता है। किसके माध्यम से? वेक्टर्स के माध्यम से, वाहकों के माध्यम से करवाया जाता है। वेक्टर्स के तौर पर हम कई प्रकार के वेक्टर्स, पहले हमारी जो पहली यूनिट थी उसके अंतर्गत हम कई प्रकार के वेक्टर्स हम देख चुके हैं, जैसे बैक्टीरियल सेल में पाए जाने वाले, ई कोलाई बैक्टीरियल सेल में पाए जाने वाले प्लाज्मिड, ठीक। इसके अलावा हमने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी तैयार किए, जैसे कॉससाइट ऑफ बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड कॉस्मिड, और इसके अलावा बैक्टीरियोफेज आदि काम में लिए जाते हैं। प्लाज्मिड हैं, बैक्टीरियोफेज हैं और कॉस्मिड हैं, फास्मिड हैं, ये वेक्टर्स के तौर पर काम में लिए जाने वाले साधन हैं, ठीक। तो इस प्रकार हम वेक्टर्स का उपयोग करते हुए जीन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उच्च पादपों में जीन स्थानांतरण के लिए एग्रोबैक्टीरियम की दो जातियाँ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस तथा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स काम में ली जाती हैं। ये दोनों जातियाँ जो एग्रोबैक्टीरियम की हैं, ये डाइकॉट प्लांट्स में क्राउन गॉल डिजीज़ तथा हेयरी रूट डिजीज़ उत्पन्न करती हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस क्राउन गॉल डिजीज़ और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स हेयरी रूट डिजीज़ उत्पन्न करती हैं। एग्रोबैक्टीरियम मोनोकॉट्स को संक्रमित नहीं करता है, यह मोनोकॉट्स के प्रति क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, ठीक। इन दोनों जातियों में रोग उत्पन्न करने की क्षमता व प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं।
दोनों जातियों से मतलब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के अंदर भी और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में इन्फेक्शन की पावर होती है और इन्फेक्ट प्लाज्मिड भी उपस्थित होते हैं। इनके प्लाज्मिड्स को क्रमशः एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स का प्लाज्मिड आरआई प्लाज्मिड कहलाता है। ठीक है ना। टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड अपने अपने डीएनए के एक भाग को परपोषी के डीएनए में ट्रांसफ़र कर देते हैं। टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड ये दोनों क्या करते हैं, जिस सेल को ये इन्फेक्ट कर रहे हैं उस सेल के अंदर अपने एक एक पार्ट को ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। टीडीएनए के जीन उत्पाद जैसे ओपाइंस, जो अभी हमने देखा कुछ ही देर पहले, टीडीएनए के जो जीन उत्पाद होते हैं ओपाइंस, ठीक है ना, टीडीएनए के जीन उत्पाद जैसे ओपाइंस परपोषी की कोशिका में कोशिका वृद्धि नियमन को प्रभावित करते हैं, जिससे ट्यूमर तथा हेयरी रूट उत्पन्न होते हैं। ट्यूमर या हेयरी रूट ये दोनों हमको कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। यदि आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के द्वारा इन्फेक्शन करवा रहे हो तो आपको ट्यूमर देखने को मिलेगा, और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से यदि आप इन्फेक्शन करवा रहे हो तो हेयरी रूट्स का कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार प्लाज्मिड के साथ अनेक वांछित जीन्स को संलग्न करके ट्रांसजेनिक प्लांट्स तैयार किए जाते हैं और एग्रोबैक्टीरियम की मदद से डाइकोट प्लांट्स को शाकनाशी बनाया गया है। यानी डाइकोट प्लांट्स हर्बिसाइड रेसिस्टेंस तैयार कर लिए गए हैं। डाइकोट प्लांट्स कैसे तैयार कर लिए गए हैं, हर्बिसाइड रेसिस्टेंस प्लांट्स को तैयार कर लिया गया है। तो इस प्रकार हमने ये देखा आज के लेक्चर में कि किस प्रकार हम वेक्टर्स की सहायता से, भले ही वो प्लाज्मिड हो, बैक्टीरियोफेज हो, कॉस्मिड हो, फास्मिड हो, इनके माध्यम से हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और जीन स्थानांतरण के तौर पर हम टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड, जो कि हमको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस तथा राइजोजीन से प्राप्त होता है, किस प्रकार हम टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड को काम में लेते हुए ट्रांसजेनिक पादप तैयार कर सकते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपने अगले टॉपिक को लेंगे, डीएनए का प्रत्यक्ष स्थानांतरण। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।